ईरान की जंग और उसके बाद पाकिस्तान में ईरान के साथ जो नाकाम बातचीत हुई है अमेरिका की, अमेरिका के लिए जो दो खबरें आ रही हैं उससे बड़ा झटका नहीं हो सकता था। आपके स्क्रीन पर यह है हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन। 16 साल बाद यह शख्स चुनाव हार गया है। और क्या आप जानते हैं विक्टर ऑर्बन हंगरी की बीजेपी हैं? सही सुना आपने, हंगरी की भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी, राइट विंग, कट्टरपंथी और सबसे बड़ी बात इस्राएल और अमेरिका का सहयोगी। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भेजा था पाकिस्तान जाने से पहले कि वो जाकर विक्टर ऑर्बन का समर्थन करें, मगर विक्टर ऑर्बन हंगरी के चुनावों में हार गए। और दूसरी बड़ी खबर, ईरान के साथ जो बातचीत नाकाम हुई है उसमें ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं कि अब वो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो पर प्रहार कर रहे हैं। पोप लियो पर हमला कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पोप लियो पर ट्रंप प्रहार कर रहे हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपराध को लेकर पोप लियो की सोच जो है वो पूरी तरह से गलत है, जबकि पोप लियो ने सिर्फ यही कहा कि आखिर ट्रंप ईरान को तबाह करने की बात क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। पोप ने सिर्फ यह कहा था दोस्तों, मगर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, आज का यह शो बहुत अहम है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि हंगरी में विक्टर ऑर्बन की जो हार है वो एक बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबक है। कैसे, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि विक्टर ऑर्बन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कई समानताएं हैं। विवाद खासतौर से इन दोनों से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से विक्टर ऑर्बन से एक खास उद्योगपति जुड़ा हुआ है, उसी तरह से आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कौन सा उद्योगपति है। यह तमाम चर्चाएं होंगी, मगर सबसे पहले ट्रंप की बौखलाहट। ट्रंप अपनी बौखलाहट पर सीधा प्रहार कर रहे हैं पोप पर। जी हां, कैथोलिक धर्मगुरु, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु बकौल ट्रंप। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. सुनिए उन्होंने पोप के बारे में, पोप लियो के बारे में क्या कहा। इसका हिंदी में अनुवाद चलता रहेगा, सुनिए पहले। Leo on Truth Social. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. So I'm not a fan of Pope Leo. और आपको समझना पड़ेगा कि पोप लियो ने कुछ गलत नहीं कहा था। वो सिर्फ यही कह रहे थे कि बच्चों को मारा जा रहा है, इससे हमें बाज आना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं अब आपको सुनाना चाहता हूं पोप लियो ने कहा क्या, जिसकी ट्रंप को इस कदर मिर्ची लगी। सुनिए पोप लियो का यह बयान, और वो अंग्रेजी में कह रहे हैं, लिहाजा उसका हिंदी में भी अनुवाद में आपको बताता चलूंगा। I would simply say, once again, what I said in the Urbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of. And we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen,
to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं ये पूरा विवाद क्या है, क्योंकि देखिए ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। ईरान ने जिस तरह से जंग में उसे पटखनी दी, जंग में हारा नहीं, जिस तरह से बातचीत नाकाम होने के बाद ट्रंप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, उसके बाद ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। अब वो पोप पर हमला कर रहे हैं। यह अप्रत्याशित है। अमेरिका के इतिहास में आज तक किसी ने पोप पर हमला नहीं किया। बड़ा प्रश्न, क्या अब अमेरिका वेटिकन पर हमला करेगा? यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आप ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं? क्योंकि अगर यह शख्स वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर सकता है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर सकता है, कनाडा को अपने 51st स्टेट बनाने की बात कर सकता है, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर ये वेटिकन पर हमला बोल दें। पूरा मामला क्या है? पोप ने क्या कहा जिसकी उन्हें मिर्ची लगी? गौर फरमाएं। जब ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की उनकी समय सीमा नहीं मानी तो आज रात पूरी एक सभ्यता मर जाएगी, तो पोप लियो ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि यह ईरान के सभी लोगों के खिलाफ धमकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान में नागरिक ढांचे पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और लोगों से अपील की कि वे राजनीतिक नेताओं और कांग्रेस पर दबाव डालें ताकि युद्ध को रोका जाए और शांति की दिशा में काम हो। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि वो बहुत बड़े स्तर की त्रासदी बन सकती है और स्थिरता और शांति धमकियों और हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत से आती है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप को उनके किन बयानों से आपत्ति थी। दो बयान। बयान नंबर 1, पोप ने उनकी ईरान वाली धमकी को नैतिक रूप से गलत बताया। दिस इज रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, ऐसा कहा पोप ने। दूसरा बयान, और लोगों व कैथोलिक समुदाय को इस तनाव के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले, मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। ऊपर से यहां वो कैथोलिक समुदाय से अपील कर रहे हैं। इसके मायने आप समझते हैं? ट्रंप इस कदर हिले हुए हैं, इसलिए बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गलत कहा पोप लियो ने? वो यही कह रहे हैं कि बेकसूर बच्चों को ना मारा जाए। वो यही कह रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करना, एक सभ्यता के खात्मे की बात करना सरासर गलत है। यही तो कह रहे हैं ना पोप। मगर ट्रंप की बौखलाहट देखिए कि वो पोप लियो पर हमला कर रहे हैं। ताज्जुब नहीं होगा, इनका जो मैगा है, ताज्जुब नहीं होगा अगर ये लोग ये सोच रहे हो कि भैया वेटिकन पर ही हमला बोल दो। ये लोग कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर ये है विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन 16 साल से हंगरी की सत्ता पे थे। दक्षिणपंथी, फार राइट, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि हंगरी की बीजेपी थे। उन्हें हार का सामना करना पड़ा है एक युवा नेता के हाथ। देखिए कौन युवा नेता? आपकी स्क्रीन पर यह है पीटर मैग्यार। उनके हाथों 16 साल से यह व्यक्ति अपने खास धन्ना सेटों को फायदा पहुंचा रहा था। सुना सुना नहीं लगता? 16 साल से इसने हंगरी में एक गुप्त चुनावी चंदा लेकर आए थे। सुना सुना नहीं लगता? 16 साल से यह जजेस को, अपने पसंदीदा जजेस को खास जगहों पर बिठा रहा था। यह भी तो सुना सुना लगता है ना दोस्तों। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप का दाव यहां पर भी गलत साबित हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जेडी वांस पाकिस्तान जाने से पहले हंगरी पहुंचे थे और विक्टर ऑर्बन के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया था। वहां पर बाकायदा पहुंचे। याद है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में गए थे और कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, कहा था कि नहीं कहा था? फिर ट्रंप हार गए थे वो चुनाव, वो बात अलग है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जेडी वांस पहुंचे, विक्टर ऑर्बन के पक्ष में प्रचार प्रसार किया, मगर हार गए। और हराने वाला यह शख्स आपके स्क्रीन पर पीटर मैग्यार। अब मैं आपके सामने दोस्तों कुछ बिंदु रखना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा कि यह शो आपको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि विक्टर ऑर्बन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कई समानताएं हैं। दोनों दक्षिणपंथी हैं, दोनों प्रो अमेरिका, प्रो इस्राइल हैं। और ऐसे में विक्टर ऑर्बन की हार बहुत कुछ कहता है। दोस्तों, पत्रकार पौरंजॉय गुहा ठाकुरता ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जहां पर प्रवीण चक्रवर्ती नाम के एक यूजर ने कुछ 9-10 पॉइंट्स रखे हैं विक्टर ऑर्बन के बारे में। मैं चाहूंगा कि हम एक एक पॉइंट की चर्चा करें जो प्रवीण ने विक्टर ऑर्बन के बारे में कहा है, और आप इन्हें पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि इशारा किसकी ओर हो रहा है। सबसे पहली बात जो ट्वीट में कही गई है, उसके करीबी उद्योगपति दोस्त को उसने सेटिंग के दम पर देश का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। अब ये जो पहली बात है,
आप जानते हैं दोस्तों, भारत में भी एक बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गौतम अडानी भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों में आपस में कोई लिंक है, मगर यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है जिसकी ओर लोग इशारा कर रहे हैं। गौर फरमाइए, पहला पॉइंट, करीबी दोस्त का सबसे अमीर बनना। विक्टर ऑर्बन के बचपन के दोस्त लॉरेंस मेसजारोस एक छोटे काम से उठकर देश के सबसे अमीर आदमी बन गए, ज्यादातर सरकारी ठेकों की वजह से। कई लोग इससे सीधा ऑर्बन से उनकी नजदीकी का फायदा मानते हैं और यह बात काफी हद तक सही है। अब दूसरा पॉइंट, उन्होंने चुनावी सिस्टम में ऐसे बदलाव किए कि सारा कॉर्पोरेट पैसा उनकी पार्टी को जाए और चुनाव आयोग भी कंट्रोल करके रखा। अब भारत में विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में है, और आप जानते हैं कि भाजपा लेकर आई थी गुप्त चुनावी चंदा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। याद है कि नहीं आपको? गुप्त चुनावी चंदे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब ऐसा ही कुछ आरोप विक्टर ऑर्बन पर लगा। यह आरोप, इसमें कितनी सच्चाई है, गौर फरमाएं। चुनावी सिस्टम और फंडिंग में बदलाव। ऑर्बन की सरकार ने चुनावी नियम ऐसे बदले जिससे उनकी पार्टी को फायदा मिले, जैसे सीटों का बंटवारा, रन ऑफ खत्म करना आदि। सरकारी संसाधनों और अपने नेटवर्क के जरिए विपक्ष को दबाने की बात भी कही जाती है, लेकिन सारा कॉर्पोरेट पैसा सिर्फ उनकी पार्टी को ही मिलता है। यह थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया होगा। अब तीसरी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर, उसने अपने करीबी को देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी पर कब्जा करने में मदद की। अब विक्टर ऑर्बन के बारे में जो बात कही है, यह कितनी सही है? और क्या भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक बड़ा उद्योगपति एक बड़े न्यूज चैनल पर उसने कब्जा कर लिया था? नंबर एक। नंबर दो, क्या यह बात सही नहीं है कि इस देश के जितने भी बड़े न्यूज चैनल्स हैं उन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कहीं ना कहीं कब्जा है, चाहे मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि विक्टर ऑर्बन के मामले में यह कितना सही है। ऑर्बन के समर्थक बिजनेसमैनों ने मिलकर मीडिया पर बड़ा कंट्रोल बना लिया। कई बड़े मीडिया हाउस उनके करीबी लोगों ने खरीदकर सरकार समर्थक बना लिए। यह सही है, लेकिन एक कंपनी नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क के जरिए यह सब हुआ। अब बात नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा बढ़ाकर अपने पसंदीदा लोगों को ठेके दिलवाए। विक्टर ऑर्बन के बारे में जो बात कही जाती है, यह कितना सही है, गौर फरमाएं। सरकारी खर्च और ठेके, उनके करीबी लोगों को बड़े बड़े सरकारी ठेके मिलने के कई केस सामने आए, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में। पूंजीगत खर्च दोगुना कर दिया गया। यह ज्यादा एक राजनीतिक बयान है, सटीक आंकड़ा नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, जब गुप्त चुनावी चंदा, भारत के अंदर गुप्त चुनावी चंदे की बात आई थी, तो क्या बात सामने उभर कर आई थी कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने भाजपा को जितना ज्यादा पैसा दे रहे थे, उन्हें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट सौंपे जा रहे थे और उस पर सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। और आप जानते हैं, इसी मंच पर मैंने उसको लेकर बहुत ही डिटेल्ड पड़ताल की थी, बहुत ही विस्तृत पड़ताल की थी। अब उसे बताने का समय अभी नहीं है। आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर वो तमाम शोज देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि किन औद्योगिक घरानों ने भाजपा को पैसा दिया और उसके बदले में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। आगे, अदालत में अपने ही जज भर दिए। आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों को अदालत में बिठाया और सिस्टम पर पकड़ बनाई। यह काफी हद तक सही माना जाता है। जहां तक भारत की बात है दोस्तों, आप जानते हैं रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर के मामले में फैसला सुनाया था, भाजपा की मदद से सीधा राज्यसभा चले गए। इसके अलावा एक जज कूलिंग ऑफ पीरियड से पहले, रिटायरमेंट के 2 महीने बाद, जस्टिस अब्दुल नजीर, उन्हें एक राज्य का गवर्नर बना दिया गया। एक जज को एनसीएलएटी का प्रमुख बना दिया गया। और हम यह ना भूलें, जस्टिस चंद्रचूड़ अपने घर में वो एक गणपति पूजा करते हैं। राहुल गांधी को नहीं बुलाते, अखिलेश यादव को नहीं बुलाते, बुलाते किसको हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। इसके अलावा जजेस के आचरण पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, भारत के अंदर भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हंगरी में हो रहा है वही भारत में हो रहा है, मगर कुछ समानताएं तो कहीं ना कहीं दिख रही हैं। और अदालत के आचरण पर स्वतंत्र पर्यवेक्षकों, निष्पक्ष पत्रकारों और विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया है। इसके बाद अगला पॉइंट विक्टर ऑर्बन के बारे में, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी खड़ी की। विक्टर ऑर्बन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर एक ट्रोल आर्मी खड़ी की। और आपको मुझे बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी कितनी गंदी, कितनी वाहियात, कितनी घटिया। उनका जो प्रमुख है अमित मालवीय, यह व्यक्ति कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, कई बार, दर्जनों बार, मगर इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
यानी कि जिस तरह से विक्टर ऑर्बन की ट्रोल आर्मी बदनाम थी, उसी तरह से भाजपा की ट्रोल आर्मी बदनाम थी। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि विक्टर ऑर्बन की हार भारत के लिए भी बहुत मायने रखती है और कुछ समानताएं यहां पर जरूर दिखाई देती हैं इन दो चेहरों पर। आगे इसके अलावा 7वां पॉइंट कि वो ट्रंप और नेतन्याहू का खुलकर समर्थन कर रहे थे। जहां तक ट्रंप की समर्थन की बात है, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से जेडी वैंस खुद पहुंच गए थे उनके चुनाव प्रचार में। यह सब हो रहा है। और भारत में भी क्या हुआ था, पिछली बार जब ट्रंप हार गए थे अपने पहले कार्यकाल के बाद, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। हमें बतलाने की जरूरत नहीं है कि भारत की सरकार किसी का साथ नहीं देती, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में ट्रंप को बुलाकर उनके लिए समर्थन का ऐलान कर दिया था। और यही काम विक्टर ऑर्बन कर रहे थे और विक्टर ऑर्बन के पक्ष में जेडी वैंस पहुंच गए थे उनका चुनाव प्रचार करने। आगे 8वां पॉइंट, समाज में जानबूझकर विभाजन पैदा किया और बांटो और राज करो की नीति अपनाई। विक्टर ऑर्बन ने क्या किया, और आप एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, आपको बहुत सुना सुना सा दिखाई देगा, गौर फरमाएं। ऑर्बन ने माइग्रेंट्स, जॉर्ज सोरोस, यूरोपीय यूनियन जैसे मुद्दों पर लोगों को बांटने वाली राजनीति की। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि भारत के अंदर जब भी विपक्ष लोगों के मुद्दे उठाता है तो उन्हें जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताया जाता है। देखें, यही हाल यहां पर भी हो रहा था। और आखिरी पॉइंट, डर के माहौल में शासन कैसे, और विक्टर ऑर्बन ने क्या किया, इस पर भी गौर फरमाया जाए। मीडिया, एनजीओ, जज आदि पर दबाव और आलोचकों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आती रही, तो यह आरोप विक्टर ऑर्बन पर भी लगा। मगर अब आपके जहन में सवाल होगा कि विक्टर ऑर्बन का हारना और पीटर मैकग्यार का अगला प्रधानमंत्री बनना ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है। आइए अब इसकी पड़ताल करते हैं, खासकर ईरान के मौसम में। जब ईरान से बातचीत टूट गई है, ऐसे में इस हार के क्या मायने हैं, ट्रंप को कितना बड़ा झटका है, गौर फरमाएं। नंबर 1, ऑर्बन की हार ट्रंप को क्यों नुकसान पहुंचाती है। विक्टर ऑर्बन यूरोप में ट्रंप के सबसे करीबी विचारधारा वाले साथी थे। राष्ट्रवादी, इमिग्रेशन के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन के आलोचक, रूस के प्रति नर्म और यूक्रेन को सपोर्ट करने को लेकर संदेह रखने वाले। ट्रंप और जेडी वैंस ने खुलकर उनका समर्थन किया। ट्रंप ने चुनाव से कुछ दिन पहले हंगरी की रैली में फोन पर आकर उन्हें बेहतरीन आदमी कहा और पूरा समर्थन जतलाया। इतने खुले समर्थन के बाद हार होने से ट्रंप की छवि पर असर पड़ता है और ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत दांव लगाया और मागा स्टाइल वैश्विक लहर उतनी मजबूत नहीं है जितना वो दिखाते हैं। दूसरा, ट्रंप की कहानी यानी कि ट्रंप के नैरेटिव पर करारा प्रहार। कैसे, गौर फरमाएं। ट्रंप का नैरेटिव, दुनिया हमारी तरफ जा रही है, मजबूत राष्ट्रवादी नेता हर जगह जीत रहे हैं। ऑर्बन की हार इसको कमजोर करती है। एक ऐसे देश में जिसे अक्सर गैर उदार लोकतंत्र कहा जाता है, लोगों ने लंबे समय से सत्ता में बैठे दक्षिणपंथी नेता को हटा दिया। विश्लेषकों के मुताबिक यह वैश्विक दक्षिणपंथी नेटवर्क के लिए झटका है, जिसमें ट्रंप भी एक बड़ा चेहरा है। अब ट्रंप के विरोधी कह सकते हैं कि ऐसे मॉडल को जनता वोट से पलट सकती है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इसका रणनीतिक और कूटनीतिक असर क्या पड़ सकता है, तो चलिए आइए इस पर भी गौर करते हैं। ऑर्बन यूरोपीय यूनियन के अंदर ट्रंप की तरह सोच रखने वाले नेता थे। यूक्रेन, रूस पर प्रतिबंध, माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर वो अक्सर ब्रसल्स के फैसलों को रोकते या कमजोर करते थे। नई सरकार यानी पीटर मैकग्यार की पार्टी ज्यादा यूरोप समर्थक और यूक्रेन समर्थक मानी जा रही है, यानी ट्रंप एक दोस्त सरकार खो देते हैं और यूरोप में उनकी लाइन को आगे बढ़ा सकती है। प्रतीकात्मक तौर पर ट्रंप ऑर्बन रूस वाला जो एक अनौपचारिक धुरी मानी जाती थी, वो भी कमजोर होती दिख रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है यह ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। यूरोप में वैसे ही अब यूरोपीय देश उनसे दूरी बना रहे हैं, वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप की इज्जत तार तार हो रही है। ऊपर से हंगरी में विक्टर ऑर्बन की हार, जो न सिर्फ ट्रंप के लिए झटका है बल्कि कहीं ना कहीं भारत के लिए सबक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश।